नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो मॉडल टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं, उसी में आज टेस्ट सॉल्यूशन जो 14 हैं वो लेकर आए हैं। इससे पहले 13 मॉडल टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में हो चुके हैं। उनका सॉल्यूशन भी नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हो चुका है। आप भी इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं और नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके और हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क करके इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। चलते हम पहले प्रश्न की। इससे पहले ये देखो, एक बात है कि अक्सर अवसर कड़ी मेहनत के भेष में छिपे होते हैं, इसलिए अधिकतर लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। अक्सर सफलता के बाद बहुत कुछ कहा जाता है, बोला जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ कड़ी मेहनत होती है। वो इस पंक्ति से, इस विद्वान से हमें भान होता है। पहला प्रश्न देखो क्या कहता है। सत्य कथन की पहचान। प्रश्न क्या है? सत्य कथन की पहचान। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में ट्रस्ट परसुबोधरण यानी जड़ से उखाड़ फेंकना नीति को अपनाया। कौन सी नीति? परसुबोधरण। कौन सी नीति होती है? यानी जबरदस्त से जीतना और उसको अपने राज्य में मिलाना, उसको कहते हैं परसुबोधरण। क्या कहते हैं? परसुबोधरण। ये होती है परसुबोधरण नीति। समुद्रगुप्त जो है, गुप्त शासक में बहुत प्रतापी शासक थे और उन्होंने पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने जो क्षेत्र था उसको बढ़ाया और सभी राज्यों को मिलाने का प्रयास किया। उन्होंने उत्तर भारत में अलग राज्य की नीति अपनाई और दक्षिण भारत में अलग। राजग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ है राज्य को ग्रहण करने की नीति के आधार पर कर देने को बाध्य किया। ठीक है, मोक्ष नीति के आधार पर विजय करके भी क्षमा कर दिया जाता है, वो मोक्ष नीति होती है। और अनुग्रह नीति कौन सी होती है? अनुग्रह नीति में क्या होता है? नीति के आधार पर उनके राज्य को वापस लौटा दिया जाता है। इसमें अनुग्रह नीति में। और मोक्ष नीति में क्या कर दिया जाता है? क्षमा कर दिया जाता है। और ग्रहण नीति में राज्य को ग्रहण करने के आधार पर कर देने के लिए क्या किया जाता है? बाध्य किया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय ए ट्रायर को है। किसको है? ए ट्रायर को है। इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा जाता है। किसे? प्रयाग प्रशस्ति को। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की पाषाण पर खुदी आत्मकथा कहा जाता है। रोमिला थापर ने प्रयाग प्रशस्ति को ऐतिहासिक पुनरांकन कहा। क्या कहा? ऐतिहासिक पुनरांकन कहा। ये सारी बातें किसके बारे में थी? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थी। इसके बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। कूट से हमें बताना है कि केवल 1 और 6 सत्य है या फिर सभी कथन असत्य नहीं है और सभी कथन सत्य नहीं है, कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसमें से हमें बताना है। तो इसमें से क्या रहेगा वो बताओ आप। उत्तर क्या रहेगा? इसका जो उत्तर है वो ये रहेगा कि सभी कथन है वो बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। कोई भी कथन क्या है? असत्य नहीं है। कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है। सभी कथन असत्य नहीं है, ये आएगा। सभी कथन असत्य नहीं है, जबकि सारे के सारे क्या है? सत्य है। किस गुप्त शासक को धर्म की प्राचीर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धर्म की प्राचीर। धर्म की प्राचीर कहा जाता है। समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, श्रीगुप्त को या राजगुप्त? बात करें श्रीगुप्त को, श्रीगुप्त की, तो ये तो गुप्त साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। संस्थापक। ठीक है, श्रीगुप्त। और समुद्रगुप्त है वो एक प्रतापी शासक थे। इन्हें वी ए स्मिथ ने वी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा। इसने कहा वी ए स्मिथ ने। ठीक है, इनके दरबार में
दरबारी कवि, दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन था। कौन था? हरिशेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की क्या की? रचना की। किसने? हरिशेन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हरिशेन ने। किस शासक को धर्म की प्राचीर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसके शासन की बात करें तो 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो समुद्रगुप्त का है। 325 से लेकर 375 ईस्वी तक का जो काल है वो समुद्रगुप्त का माना जाता है। ठीक है, इसका उत्तर समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब मुगल स्थापत्य से संबंधित प्रश्न आया है, बड़ा लेंथी प्रश्न है थोड़ा। मुगल स्थापत्य की विशेषता के संबंध में असत्य कथन बताओ। क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। बाकी सारे सत्य होंगे, एक इसमें असत्य होगा। मुगल शासक ललित कलाओं के संरक्षक व पोषक थे और स्वयं कला के पारखी थे। क्या थे? मुगल शासक ललित कलाओं के संरक्षक, पोषक थे और स्वयं कला के पारखी थे। बहुत निपुण थे, विद्वान थे कला के क्षेत्र में मुगल शासक। संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जो जड़ावट है, जो जड़ावट है वो पित्रा ड्यूरा कहलाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, काफी महत्वपूर्ण बात है। पित्रा ड्यूरा क्या होती है? पित्रा ड्यूरा होती है कि संगमरमर पर पत्थर पर सोने और हीरे जवाहरात की जो जड़ावट होती है उसको हम पित्रा ड्यूरा कहा जाता है। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकी पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय के क्लासिकी पुत्र कहा जाता है। स्थापत्य के क्षेत्र में पहला जो काल है वो मुगल काल है, गुप्त काल है, और दूसरा जो क्लासिक युग है वो मुगल युग है। इसलिए इसे दूसरा युग या क्लासिकी पुत्र या दूसरा पुत्र भी कहा जाता है। स्मिथ ने, यहाँ स्मिथ आएगा, स्मिथ ने मुगल वास्तुकला को कला की रानी की संज्ञा दी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या दी है? रानी की संज्ञा दी है, कला की रानी की संज्ञा दी है। पर्सी ब्राउन ने मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा। क्या कहा है? पर्सी ब्राउन ने ग्रीष्म काल कहा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, फर्स्ट ग्रेड के लेवल के प्रश्न है कि पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है। पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य काल को क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल कहा है। ठीक है, कोई भी जो कथन है, कोई भी कथन है वो सत्य नहीं है। केवल 5-3 कथन सत्य है, केवल 1-5 कथन सत्य है। कोई भी कथन असत्य नहीं है। सारे के सारे क्या है? बिल्कुल सही है। सारी बातें क्या सही है? दोबारा देखो, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ललित कलाओं के संरक्षक और पोषक थे। ठीक है, हीरे जवाहरात की जो जड़ावट है वो पित्रा ड्यूरा कहलाई। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण से द्वितीय क्लासिकी पुत्र कहा जाता है। और स्मिथ ने कला की रानी कहा है मुगल वास्तुकला को, और पर्सी ब्राउन ने मुगल काल की भारतीय कला को ग्रीष्म काल कहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित, के द्वारा बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। ये प्रश्न पिछली बार प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था कि किसने बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी है। काबुली बाग, मस्जिद होगा यहाँ पर, मस्जिद। ठीक है, और ये पंचमहल है, पंचमहल दिल्ली, जामा मस्जिद संभल और जामा मस्जिद इटार। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी हैं। तो एक तो बाबर द्वारा निर्मित है वो जो है पानीपत की काबुली बाग है, काबुली बाग है, ये मस्जिद है। काबुली बाग जो मस्जिद है ये है। ठीक है, एक उसकी जो है वो है जामा मस्जिद, ये उत्तर प्रदेश में है। जामा मस्जिद यूपी में है, ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में जामा मस्जिद संभल। तो पानीपत में संभल गया था बाबर, पानीपत में जो
पानीपत की लड़ाई थी, इसमें संभल गया था। तो 2 मस्जिद आपको याद रखनी है, एक तो काबुली बाग की मस्जिद, एक जामा मस्जिद की। ये आया हुआ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो 1 और 3 इसका उत्तर होगा, 1 और 3 इसका उत्तर होगा। इसके अलावा काबुल वफ़ा, काबुल वफ़ा भी इन्होंने, काबुल वफ़ा और काबुल सफ़ा, ये भी इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, मुगल बाबर ने। सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम और परिचय फेंक कर नहीं बम फेंक कर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गिरफ्तारी क्यों दी? ठीक है, ये प्रश्न है। थोड़ा इसमें यहाँ मिसप्रिंट है, तो आपको हटा देना है। सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंक कर बम फेंक कर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गिरफ्तारी क्यों दी? क्या कारण था गिरफ्तारी देने का? अराजकता फैलाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अराजकता क्यों फैलाएंगे? राष्ट्रीय जागरण के लिए? अंग्रेज अधिकारी को करने के लिए? ये भी कुछ नहीं है। आतंक फैलाने के लिए? ऐसा भी कुछ नहीं है। आतंक फैलाना भी इसका औचित्य नहीं है, जबकि इसका औचित्य क्या था? राष्ट्रीय जागरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। और तो इसका उत्तर है वो आपका राष्ट्रीय जागरण के लिए हो जाएगा। निम्नांकित जो है, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर का क्या करना है? चुनाव करना है। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। ये 1857 की क्रांति के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं और उसको देखकर हमें ये लेख बात करनी है। उदयीमान मध्यम वर्ग राज का पक्ष लिया था। उदयीमान मध्यम वर्ग था, उसने राज का पक्ष लिया। क्या हुआ इसमें? जो मध्यम वर्ग था ना, वो इसमें क्रांति में आया ही नहीं। मध्यम वर्ग क्रांति में हिस्सा लिया ही नहीं। अगर मध्यम वर्ग क्रांति में हिस्सा लेता तो परिणाम कुछ और देखने को मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह के राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसा था, राज को नहीं पलट सके, हालांकि बहुत प्रयास किया था। सही उत्तर निम्न कूट से आपको बताना है। कथन ए और कारण आर दोनों है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऊपर वाली बात अलग है, नीचे वाली बात अलग है, तो फिर सही स्पष्टीकरण कैसे हुआ? सही स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अलग है ऊपर वाली बात और ये बात भी अलग है। बात दोनों ही सही है, लेकिन ऊपर वाले की बात का स्पष्टीकरण नीचे वाला बात नहीं है, इसलिए कथन 2 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। वह ब्रिटिश वह ब्रिटिश कोई व्यक्ति का नाम है। वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। क्या दी थी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। फार्मस्टर ने, ग्लेडस्टोन ने, डिजरेली ने, अर्नेस्ट जोन्स ने। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, कई बार हमने भी यहाँ पे कर लिया है। फेमस पर्सन है, इसका उत्तर जो फैक्चुअल है वो है डिजरेली। डिजरेली ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसकी बात ब्रिटिश के पार्लिया ऑफ कॉमन्स में उठाई थी। ठीक है? निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सके। दोबारा प्रश्न की पुनरावृत्ति हो चुकी है। उदीयमान मध्यम वर्ग राज पक्ष का लिया था, तो इसमें कथन ए और दोनों सही है। पुनरावृत्ति हुई है प्रश्न की, कोई बात नहीं। शिक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? अब मैनेजमेंट के प्रश्न आए हैं और सीधा प्रश्न फैक्चुअल आया है कि दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारत सरकार, राजस्थान सरकार, एनसीईआरटी, आरसीई। काफी त्रुटियां हैं इस प्रश्न पत्र में रही है, आपको दुविधा हुई होगी, लेकिन उसके लिए हम फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट आगे से थोड़ा प्रयास करेंगे। तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार, एनसीईआरटी, आरएससीईआरटी, बताओ आप इसमें से क्या होगा?
दीक्षा पोर्टल किसका है? दीक्षा पोर्टल किसका है? दीक्षा पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, जिसमें क्या होता है कि शिक्षार्थी और शिक्षक के लिए ऑनलाइन परीक्षण है और शिक्षार्थी के लिए ऑनलाइन कंटेंट दिया जाता है। ये भारत सरकार का ऐप है। राजस्थान राजस्थान सरकार ने किसके साथ मिलकर दीक्षा राइज पोर्टल का निर्माण किया? किसका? दीक्षा राइज पोर्टल का निर्माण किया। कब किया ये सत्र था 2017 और 2018। 2017 और 2018 का जो शासन था, जो सत्र था, उसमें दीक्षा राइज पोर्टल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो किसके साथ मिलकर? भारत सरकार के साथ मिलकर, एनसीईआरटी के साथ मिलकर, या एनसीटी के साथ मिलकर, या फिर विश्व बैंक के साथ मिलकर। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने किसके साथ मिलकर जो है शिक्षा राइज पोर्टल का निर्माण किया? तो वो किया था एनसीईटी, एनसीटी। ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, इसके साथ मिलकर जो पोर्टल है वो लागू किया भाई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और वो ये कहता है कि शिक्षावाणी कार्यक्रम का शुभारंभ, शिक्षावाणी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, फैक्चुअल प्रश्न है, डेट से संबंधित है, तारीख से संबंधित है, और हमें ये याद रखना है कि शिक्षावाणी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। 11 मई 2020 को, 1 जून 2020 को, 21 जून 2021 को, 1 जून 2021, 1 जून 2020 को तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू, शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। 1 जून 2020 को तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। तो शिक्षा वाणी है, जो शिक्षा वाणी है वो 11 मई 2020 को शुरू किया गया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, ये एक रेडियो कार्यक्रम है जो कोविड-19 था, कोरोना काल था, उसमें घर बैठे बच्चों के लिए रेडियो प्रसारित कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या था? आपसे पूछ ले, इसका ध्येय वाक्य क्या था? ध्येय वाक्य था, कान लगाओ बच्चों, कान लगाओ, कान लगाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते, कान लगाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये इसका ध्येय वाक्य था। किसका? शिक्षावाणी कार्यक्रम का। ठीक है, चलो, शिक्षावाणी का प्रसारण समय कितना है? प्रसारण समय पूछा है आपसे। प्रसारण समय शिक्षावाणी का कितना है? 30 मिनट है, 2 घंटे है, या 45 मिनट है, या फिर 55 मिनट है? तो ये जो कार्यक्रम है शिक्षावाणी, ये जो कार्यक्रम है 11 मई 2020 को, 2020 को शुरू किया गया। ठीक है, शिक्षावाणी कार्यक्रम है, रेडियो प्रसारित कार्यक्रम है, और इसका जो प्रसारण है 11 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 11:55 तक है। 11:55 तक है। कब तक है? 11:55 तक है। 11 यानी 55 मिनट इसका प्रोग्राम रहेगा। रेडियो प्रसारण कार्यक्रम है, 55 मिनट तक इसका क्या रहेगा? प्रसारण रहेगा। ठीक है, शिक्षावाणी कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत, ये प्रश्न है, शिक्षावाणी के रूपरेखा के अंतर्गत 1-2 के लिए कक्षा 1-2 के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। कक्षा 1-2 के लिए कौन सा आता है? आप पढ़ो इसको। कक्षा 1-2 के लिए कौन सा प्रोग्राम आता है? कक्षा 1-2 के लिए आपको बताना है। कक्षा 1-2 के लिए मीना की कहानी, तोता मैना की कहानी, चुलबुल पांडे की कहानी, या फिर पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट। तो मीना की कहानी है, ये कक्षा 1-2 के लिए क्या है? कक्षा 1-2 के लिए है। मीना की कहानी है, कक्षा 1-2 के लिए है। तोता मैना की कोई कहानी नहीं है, चुलबुल पांडे की भी कोई कहानी नहीं है। पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट है, वो कक्षा 3 से 12 के लिए, 3 से 12 के लिए है। कक्षा 3 से 12 के लिए जो कार्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? शिक्षा दर्शन
कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ये प्रश्न पहले हम कर चुके हैं। हमें बात का पता होना चाहिए कि शिक्षा वाणी कब शुरू की गई? 11 मई 2020 को। तो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये टीवी आधारित कार्यक्रम है और 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को किया गया। इसका जो ध्येय वाक्य है, बच्चों बच्चों देखते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते, ठीक है, ऐसा कुछ था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का ध्येय वाक्य क्या है? बच्चों देखते जाओ, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ये था। ठीक है, बच्चों देखते जाओ, देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आगे प्रश्न भी आ गया, तो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ऐसा जो है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का ध्येय वाक्य है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम RSCRT राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है? किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से है, या फिर ब्रादर्स फाउंडेशन के सहयोग से है, या फिर जापान के सहयोग से है, या फिर फ्रांस के सहयोग से है? किस सहयोग? ठीक है, किसके सहयोग से है? तो जो RSCERT राजस्थान शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम है वो यूनिसेफ के सहयोग से, है, यूनिसेफ के सहयोग से है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। राइज दीक्षा या दीक्षा राइज एक ही बात है। राइज दीक्षा या दीक्षा राइज का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? क्या है? राजस्थान इंटरेक्शन फॉर स्कूल एजुकेटर्स डिजिटल, राजस्थान इंटरनेट फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है, या फिर राजस्थान इंटेटिव फॉर स्कूल एजुकेटर डिस्ट्रिक्ट इंटरफेस फॉर नॉलेज इन शेयरिंग, ये है, या फिर राजस्थान इंटेटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है, या फिर राजस्थान इंटेल स्कूल एजुकेट डिजिटल इंटरनल नॉलेज शेयरिंग, ये है। ये बताना है आप। इसका दीक्षा राइज का पूरा नाम यानी राइज दीक्षा का पूरा नाम है वो है राजस्थान इंटेटिव, राजस्थान इंटेटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। बात को आपको ध्यान रखना है, फॉर स्कूल एजुकेटर्स डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये है कि इसकी फुल फॉर्म है। दीक्षा राइज की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटेटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। राजस्थान में जिला स्तर पर राइज दीक्षा पोर्टल के प्रभारी अधिकारी कौन है? प्रभारी अधिकारी कौन है? देखो आप, जिला स्तर पर पूछा है, दीक्षा जो राइज है इसका जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, ये होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, ये होगा। ये तो प्रारंभिक और माध्यमिक है, ठीक है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक, ये होगा। जिला शिक्षा अधिकारी है जो शैक्षिक है वो सभी क्षेत्र में आ जाएगा, और अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी है वो जिला स्तर पर का प्रभारी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में, अभी राजस्थान से संबंधित प्रश्न आए हैं, मैनेजमेंट के प्रश्न थे वो पूर्ण हुए, अभी राजस्थान से संबंधित है। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना, जो कि अभी एक जिला बन चुका है, 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, मीणाओं का एक सम्मेलन था बहुत भारी भरकम, वहां किसकी अध्यक्षता में? शांति सागर महाराज, मगन सागर जी महाराज, या हीरालाल शास्त्री, या शोभालाल गुप्ता? शोभालाल गुप्ता की बात करें तो सागवाड़ा डूंगरपुर में इन्होंने भीलों के लिए एक संगठन बनाया था। भीलों के लिए एक संगठन बनाया था। हीरालाल शास्त्री ये हमारे जो है मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, और ये इसका उत्तर है वो है मगन सागर जी महाराज। क्या रहेगा? मगन सागर जी महाराज। नेक्स्ट पर्सन, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई?
भी प्रश्न की बात की हमने, एक संगठन इन्होंने स्थापना की, एक आश्रम की स्थापना की, और वो आश्रम कौन सा था, कहाँ किया इन्होंने, शोभालाल गुप्ता ने, तो वो था सागवाड़ा डूंगरपुर। सागवाड़ा डूंगरपुर में एक आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल जो तेजावत है, भीलों के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया। भील भूमट आंदोलन भी इन्होंने चलाया। भील भूमट आंदोलन, भील भूमट आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। ठीक है, एक ही आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, एक ही आंदोलन भी इन्होंने चलाया था 1921 में। ठीक है, और इन्होंने कहा था, इनका नारा था, न हुक्म न हाकिम, यानी किसी का भी कोई हुक्म हमारे ऊपर भीलों पर नहीं चलेगा, न कोई शासन चलेगा। इनके बारे में पूछा कि किस गांव के निवासी थे, किस गांव के निवासी थे, इतना डीप है वैसे प्रश्न, किस गांव के निवासी थे। और अगर इनकी बात करें, फुलासिया गांव, सामलिया गांव, कोलियारी गांव, मानगढ़ गांव, इसमें से आपको बताना है। तो ये कोलियारी गांव के थे। कोलियारी गांव कहाँ पड़ता है? ये जाड़ोल ठिकाने में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जाड़ोल ठिकाना है, जाड़ोल ठिकाना उदयपुर है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, जाड़ोल ठिकाना उदयपुर में जो है कोलियारी गांव पड़ता है। ओसवाल बनिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ओसवाल, ओसवाल बनिया परिवार में का जन्म हुआ था, बनिया परिवार। अब आप कहोगे जी इनके परिवार से संबंधित आपने क्यों बताया? इससे संबंधित रीट में एक प्रश्न पूछा गया था, गोविंद गिरी किस परिवार में जन्मे थे? 2015 के रीट में ये प्रश्न आया था, गोविंद गिरी किस परिवार में जन्मे थे? तो उत्तर था बंजारा परिवार में, इसलिए हमने यहाँ इनके परिवार की बात की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से था? कौन है? माधो सिंह और गोविंद सिंह, दो है। बाकी के नाम आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये थोड़ा नया है। माधो सिंह और गोविंद सिंह का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, या तो नानकजी भील और ठाकरी भील वो थे, मेवाड़ भील आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, या फिर अलवर किसान आंदोलन, में से आपका क्या उत्तर होगा? माधो सिंह और गोविंद सिंह को लेकर जो आंदोलन था वो था अलवर किसान आंदोलन। कौन सा था? अलवर किसान। नेक्स्ट पर्सन, डाबी के किसान आंदोलन में कौन सा है? डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? कौन शहीद हुआ था? डाबी किसान आंदोलन कब हुआ? ये बूंदी में पड़ता है। डाबी किसान आंदोलन बूंदी में पड़ता है। यहाँ आपको 2, 4 और 2, 3 याद रखना है, यानी 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसान आंदोलन हुआ था। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ऐसे भी रख सकते हो कि एक डिब्बे में 2, 4 तिलियां, एक डिब्बे में 2, 4 तिलियां। ठीक है, 2, 4 मतलब 2 अप्रैल, तिलियां मतलब 1923, 2 अप्रैल 1923। आप अपने स्तर पर भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 अप्रैल 1923 को ये डाबी में किसान आंदोलन हुआ। तो इसमें इकराम हुसैन, इकराम हुसैन बूंदी जिले का जो पुलिस अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक था, बूंदी जिले का जो पुलिस अधीक्षक था, उसने आदेश दिया, अधीक्षक था, उसने आदेश दिया और भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली में आदेश देने से जो है वो नानक जी भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। कौन? नानक जी भील, नानक जी भील और देवीलाल गुजर, देवीलाल, ये दो व्यक्ति यहाँ शहीद हो गए थे। कहाँ? डाबी किसान आंदोलन में। ठीक है, तो कौन शहीद हो गए? नानक जी भील। और नानक जी भील के शहीद होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नाम का एक गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? अर्जी नाम का एक गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? अर्जी, अर्जी नाम का गीत लिखा। किसने लिखा?
माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने गीत लिखा। इस ग्रंथ के अनुसार राज सिंह को मेवाड़ का दूसरा प्रताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज सिंह को मेवाड़ का दूसरा प्रताप कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो, छत्रपति रासो, या बिसल देव रासो, या फिर खुमार रासो। ठीक है, बिसल देव रासो, छत्रपति रासो, या पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये तो पृथ्वीराज से संबंधित है। छत्रपति अलग है, बिसल देव है वो बिसल देव चतुर्थ से संबंधित है, अलग है, अजमेर के चौहानों से है। हुमायूं रासो जो रचना है उसमें राज सिंह को क्या कहा गया है? मेवाड़ का दूसरा प्रताप कहा गया है। क्या कहा गया है? दूसरा प्रताप कहा गया है। शासनकाल की बात करें तो 1652 से लेके 1680 तक का जो काल है वो कालखंड का रहता है, आपके राज सिंह का रहता है। इन्होंने गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। राजसमंद झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका उत्तर खुमान रासो है। हमीर रासो ग्रंथ के बारे में सत्य कथन बताइए। आप पढ़ो इसको, हमीर रासो के बारे में सत्य कथन बताना है। हमीर रासो के बारे में क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। हमीर रासो जोधराज ने 13वीं सदी में लिखा था। हमीर रासो दो रचना है। हमीर रासो क्या है? दो रचनाएं हैं। एक सारंग दर की है जो कि 1900 आप 18वीं सदी में लिखी गई, और एक जोधराज की है। हमीर रासो दो रचना है, एक जोधराज की है जो कि 13वीं सदी में लिखी गई, और एक हमीर रासो ग्रंथ सारंगधर का है जो कि 18वीं सदी में लिखा गया था। तो दो रचनाएं हैं, ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। एक 13वीं शताब्दी की, एक 18वीं शताब्दी की है। हमीर रासो से हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है। ये भी बात क्या है? बिल्कुल सही है, हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त तो सभी कथन है वो बिल्कुल क्या है? सत्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ग्रंथ के बारे में कथन बताइए। कौन सा कथन बताइए? असत्य कथन बताइए। कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन है। इसके रचनाकार जसवंत सिंह थे। क्या थे? जसवंत सिंह थे। क्या यही सही है? राजस्थान की जनगणना की जानकारी प्रथम बार इस ग्रंथ में मिलती है। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें मिलती है प्रथम बार जानकारी। इसे राजस्थान का गजेटियर तथा जेवर यानी आभूषण भी कहा जाता है। मोहनोत नैणसी द्वारा रचित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जेवर या गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। ये तीनों बातें क्या है? वो बिल्कुल सही है, लेकिन लेकिन ये बात सही नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह नहीं है, जबकि इसके रचनाकार कौन है? मोहनोत नैणसी है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 7 बार युद्ध का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 7 बार युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ ग्रंथ आएगा, युद्ध नहीं। इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में जो है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच 7 बार युद्ध का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, पृथ्वीराज विजय, या राज वल्लभ। देखो, पृथ्वीराज जो विजय है पृथ्वीराज रासो है, ये तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी देता है। जैनक जो है वो। अमीर रासो ये अमीर देव के बारे में है। जो पृथ्वीराज विजय है, इस ये जो ग्रंथ है ये जयानक का है। किसका है? जयानक का है। ये जयानक द्वारा रचित ग्रंथ है। और पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है इसमें इस बात का पता चलता है कि 7 बार युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। कौन सा है? इस ग्रंथ को शासक रतन सिंह ने भगवत गीता की उपाधि दी। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रंथ को शासक कौन है? रतन सिंह। शासक कौन है? रतन सिंह। और रतन सिंह ने क्या कहा? भगवत गीता की संज्ञा दे दी। अब आप देखिए भगवत गीता का कहाँ स्थान है और इस ग्रंथ को कह दिया गया है। नैणसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, इसमें से आपको बताना है। तो बांकीदासरी जो ख्यात है इसका उत्तर है बांकीदासरी ख्यात। ये जोधपुर के मान सिंह है। जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा मान सिंह, राजा मान सिंह
के काव्य गुरु के काव्य गुरु बांकीदास द्वारा रचित है। के द्वारा बांकीदास द्वारा रचित है। बांकीदास री ख्यात किसके द्वारा रचित है? जोधपुर के जो राजा है मान सिंह, उनके काव्य गुरु है बांकीदास, उनके द्वारा रचित है। और इस जो ख्यात को, बांकीदास री ख्यात को क्या कह दिया गया है? रतन सिंह द्वारा क्या कहा गया है? रतन सिंह ने इसको भगवत गीता कहा। क्या कहा है? भगवत गीता कहा। भगवत गीता कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? करंट से संबंधित प्रश्न आ गया है कि राजस्थान में कितने कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? कितने हैं? 29 है, 31 है, 33 है या फिर 36 है? ये आपको बताना है कितने हैं। 31 है, 33 है, 32 है या फिर 36 है। तो राजस्थान में अगर बात करें जिला उद्योग केंद्र की, जिला उद्योग केंद्र की कि कितने कार्यरत है, तो वर्तमान में ये 36 यानी 36 है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? कौन सा आधार वर्ष? कई बार पूछा जाता है कि सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो क्या है। 2011 12, 2004-5, 1999 2000 और या फिर 86-87 में से सन बताना है आपको कि जो सूचकांक है वो कौन सा है। थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, उसका जो आधार वर्ष है वो रहेगा 1999 से 2000। 1999 से 2000 आप याद रख सकते हैं। 99 की सेल से याद रख सकते हैं। थोक विक्रेता आप अपने स्तर पर भी याद रख सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना कब की गई? ये भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग मेवाड़ टेक्सटाइल्स की जो स्थापना है वो 1938 में की गई। कब की गई? 1938 में। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो 1938 हो जाए। याद रखने के लिए आप देखो, मेवाड़ जो शब्द है इसी में ही इसका अर्थ छिपा है। मेव प्लस आड़ कर लो आप। मेव प्लस आड़ नहीं, 38 ही करो, 38 ही करो। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स किस जिले में स्थित है? ये देखो बहुत चर्चित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ये कहाँ स्थित है? किस जिले में पूछा है, किस जिले में स्थित है? कोटा है, रावत भाटा है, ये तो जिला ही नहीं है। शिवदासपुर ये भी जिला नहीं है। गड़ेपान ये भी जिला नहीं है। जबकि गड़ेपान गांव है। क्या है? गड़ेपान गांव है। जो गड़ेपान गांव है ये कोटा में है और यही है। अगर आपसे गांव पूछा जाता तो उत्तर गड़ेपान था। इसने पूछा है जिला, जिला पूछा है, जिला होगा कोटा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता? क्या नहीं गुजरता, कहां से नहीं गुजरता? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनमें से किस जिले से होकर ग्रीन एनर्जी नहीं गुजरती? इसमें होता क्या है, इसमें आपको देखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इन जिलों से होते हुए मोगा तक जाएगा। पंजाब के मोगा तक जाएगा। मोगा तक, ठीक है, मोगा तक जाएगा। ये गुजरात महाराष्ट्र से शुरू होकर ये यहाँ तक जाएगा। तो इसमें से जो है जैसलमेर शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी संप्रेषण के क्या है? घटक है। एक को छोड़कर संप्रेषण के घटक है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण क्या है? संप्रेषण, संप्रेषण क्या है? संचार क्या होता है? संचार में संप्रेषण का अर्थ होता है भेजना। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? भेजना। जैसे कोई संदेश हम आपसे संप्रेषित करेंगे तो वो आप तक पहुंचे, वो तब तक के लिए क्या है? संप्रेषण है। क्या है? संप्रेषण। उसमें पहले संदेश आएगा, फिर संप्रेषण का माध्यम यानी किसके माध्यम से हम आपको वो संदेश भेज रहे हैं, फिर उसमें संकेत भी होगा, किस संकेत के माध्यम से भेजा जा रहा है। लाइक के माध्यम से भेजा जा सकता है। मूल्यांकन इसका हिस्सा नहीं है। मूल्यांकन है वो इसका हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 35 देखिए आप, पारस्परिकता की मनस्थिति में
विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। फिर देखो, अभी परिभाषा आ गई है किसकी, संप्रेषण की। आपके हमारा जो सिलेबस है उसमें संप्रेषण से संबंधित विशेष टॉपिक दिया हुआ है। संप्रेषण से परिभाषा भी पूछी जा सकती है, और उसमें ये कहा है कि पारस्परिकता की मनस्थिति में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संप्रेषण कहलाती है। ये कथन किसका है, तो हमें इस परिभाषा को याद करना है। और इसको कैसे याद करेंगे कि भावनाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, भावनाओं के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है उसको हम संप्रेषण कहेंगे। और ये जो परिभाषा है वो एडगर डेल की है। किसकी है, एडगर डेल की है। नेक्स्ट पर्सन देखो, आप पढ़ो एक बार इसको। शिक्षण, अभी ये शिक्षण से संबंधित है। शिक्षण क्या होता है, एक अध्यापक द्वारा अधिगम सामग्री का अध्ययन जो करवाया जाता है, अध्यापक द्वारा अध्ययन सामग्री सामग्री का जो अध्ययन करवाया जाता है, अध्यापन करवाया जाता है, उसको हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण अग्रिम संगठन प्रतिमान, ये शिक्षण का प्रतिमान है, फैक्चुअल प्रश्न है। शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। तो इनके जो प्रवर्तक है वो आसु बेल है। कौन है, आसुबेल है। ये फैक्चुअल प्रश्न है, हमें याद रखना है। डेविड आसुबेल। बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर, यानी बोलने वाले और सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक है, यानी एक दूसरे के लिए क्या है, सार्थक है, पर समान रूप से सहमत है होते हैं। यह सिद्धांत किस पर आधारित है, ये सिद्धांत किस पर आधारित है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो एक दूसरे पर आधारित है, तो इसमें सहयोगी अधिगम होगा। कैसा अधिगम होगा, सहयोगी अधिगम होगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप किन्होंने दिया, अभी मैंने बात की थी। एडवांस मतलब अग्रिम, एडवांस मतलब अग्रिम, और ऑर्गेनाइजर्स जो संगठन है वो है संगठन। अग्रिम जो संगठन है प्रतिमान किसने दिया, अभी बात की थी हमने, अग्रिम संगठनात्मक कौन था, आसुबेल था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, कार्य नहीं है, शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है, वो हमें बताना है। पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, ये तो होगा, पाठ्यक्रम की क्या है, हम रूपरेखा बनाएंगे। अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, अनुदेशनात्मक सामग्री कौन सी होती है, अनुदेशन किया जाता है, शिक्षण का अध्ययन की का जो अनुदेशन किया जाता है वो सामग्री का चयन। शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशित किया जाता है, और सामाजिक कौशलों का चयन किया जाता है। देखो क्या है, शिक्षण का प्रतिमान चल रहा है, यहाँ हम सामाजिक कौशलों का चयन क्यों करेंगे, सामाजिक कौशलों का चयन क्यों करेंगे, बाकी सारा काम होगा। इसका उत्तर क्या है, वो डी हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सहकारी अधिगम से तात्पर्य, सहकारी अधिगम से तात्पर्य क्या है। देखिए आप, सहकारी अधिगम कौन सा होता है, सहकारी अधिगम जो समूह में काम किया जाए, समूह में काम जो किया जाता है, समूह में काम जो किया जाता है उसमें सहकारिता का भाव होता है, उसमें सहकारिता का भाव होता है। दो या दो से अधिक शिक्षक साथ पढ़ाते हैं, साथ पढ़ाते हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, साथ पढ़ाते जरूर हैं, उनका विषय अलग है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं, ये बात बहुत सही है। दो या दो से अधिक जो छात्र है वो समूह में कार्य कर रहे हैं, ये सहकारिता के अंदर आएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक एक साथ अधिगम करती है, ये नहीं है। दो या दो से अधिक विषय साथ पढ़ाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब है हिंदी से संबंधित प्रश्न आए हैं, क्या आए हैं, हिंदी से संबंधित प्रश्न आए हैं। प्रथम श्रेणी अध्यापक के जो प्रश्न पत्र है इसमें काफी मिश्रण है सिलेबस का, सारे विषय हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, क्या पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा है, बाकी सारे शुद्ध होंगे, एक इसमें अशुद्ध होगा। मत्स्य क्या है, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल शुद्ध है। वापस भी बिल्कुल शुद्ध है, ऐसे ही लिखा जाता है। और सृष्टि जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन दृष्ट शब्द गलत है। क्या है, दृष्ट शब्द गलत है, जबकि ये दृष्टा होता है। क्या होता है, दृष्टा होता है, जिसका अर्थ होता है देखने वाला, देखने वाला, जिसका अर्थ क्या है, देखने वाला होता है।
वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? क्या है? अशुद्ध है। अब की बार अशुद्ध पूछे। ब्राह्मण शुद्ध है, आशीर्वाद बिल्कुल शुद्ध है, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाएगा, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाएगा। जो आधा रह है वो आगे वाले वर्ण पर आता है। बाहुल्य बाहुल्यता ठीक है, इकट्ठा भी ठीक है, धोखा भी ठीक है, धंधा भी ठीक है, लेकिन भूख क गलत है और झूठ टय गलत है। तो भूख है लिखा जाएगा और झूठ है लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध पूछा है। तो इसमें से उत्तरोत्तर है, बेहतर है, विवाहेतर है या इतरेतर है? आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें से अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द है, क्या है, अशुद्ध है, बताओ आप। हम विवाहेतर जो लिखते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, विवाह धन इतर। ठीक है, विवाह धन इतर हो गया। इतरेतर में इतर धन इतर हो गया, इतर धन इतर हो गया। बेहतर बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, बेहतर। ठीक है, सही है। लेकिन जो उत्तरोत्तर है वो उत्तर के लिए उत्तर है, उत्तर के लिए उत्तर है। ठीक है, उत्तर के लिए उत्तर है। जब इस उत्तर में आप इस प्रकार लिख रहे हो तो फिर इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो? उत्तर के लिए उत्तर धन उत्तर आएगा, ये भी तो ऐसे ही आएगा। उत्तर और उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरोत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरोत्तर हो जाएगा। उत्तरोत्तर हो, ये शब्द होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है? उत्तरोत्तर है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी सही है, शोणित, शोणित, शोणित और शोणित जो शब्द है वो हमें पता है, ऐसे लिखा जाए। शोणित जो शब्द है ये शुद्ध है और इसको ये उत्तर प्रतिपादित कर रहा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द से संबंधित हमारे टॉपिक में ये था। पर्याय गलत है। पर्याय क्या है? गलत है। पर्याय ऐसे लिखा जाएगा। प्रसाद भी गलत है, ये तो आपको भी पता है, प्रसाद तो। और परिवर्तन ठीक है, लेकिन प्रादुर्भाव गलत है ना। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव क्या है? गलत है, क्योंकि जो हलंत रय होता है वो आगे वाले वर्ण पर आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बार बार शुद्ध से ही आ रहा है ना। मुहूर्त सही है, 6-9 का मुहूर्त सही है। सिरोधार्य ऐसा नहीं होगा, सिरोधार्य ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सिरोधार्य। ठीक है, शुद्ध है शब्द। विभीषिका भी गलत है, विभीषिका भी गलत है, विभीषिका आएगी। विरहिणी होता है, विरहिणी होता है, कार से आ जाएगा विरहिणी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ये राज्य भारत की पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न आ गए हैं कि जो भारत की और केंद्र राज्यों के बीच में जो विवाद है वो मूल क्षेत्र अधिकार होता है। केंद्र और राज्यों का जो विवाद है, केंद्र प्लस राज्यों का जो विवाद है, राज्यों का विवाद मूल क्षेत्र में आता है, मूल क्षेत्र में आता है, मूल क्षेत्र में आता है, मूल क्षेत्र अधिकार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पढ़ो आप इसको एक बार। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकपाल? प्रधानमंत्री नहीं करेगा नियुक्ति, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता क्योंकि राष्ट्रपति है, भारत का प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति ही करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी सेवानिवृत्ति की उम्र क्या बताई गई है? सर्वोच्च न्यायालय की पूछा है आपसे। सर्वोच्च न्यायालय की 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक?
क्या है बताओ आप? क्या है? तो आप बताओ। 60 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये तो उच्च न्यायालय की है। उच्च न्यायालय की, न्यायाधीशों की 60 वर्ष। ठीक है। 65 वर्ष होगा। क्या होगा? 65 वर्ष। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? भारत के उच्चतम न्यायालय की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। कौन सा? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 142। बताइए आप कौन सा ये करेगा? तो अनुच्छेद जो 141 है, 141, ये तो ये कहता है कि कोई भी कानून जिसकी घोषणा सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी, 141, केवल और केवल एक ही मान्य है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी नियम की घोषणा कर दी, वो लागू सभी न्यायालयों पर होगा। ये तो होता है 141। अनुच्छेद 39 इससे संबंधित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 144 है, वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय की सहायता करेगा। उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगी, कोई भी प्राधिकरण है वो 144 के अनुच्छेद के तहत सारे इसकी सहायता करेंगे। और 142, 142, 142 है, वो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार है उससे बात करता है। यानी विशिष्ट अधिकार है इसमें। क्या है? विशिष्ट। ये हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत का उच्चतम न्यायालय अनंत गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। ये किसका कथन है? ये फैक्चुअल प्रश्न है। ये कथन किसका है? न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर का है, न्यायमूर्ति पी एन भगवती का है, उपेंद्र बख्शी का है, या फिर नानी पालकीवाला का है? किसका है? तो ये जो है 32 वर्षों वाला बात याद रखनी है आपको। 32 से बख्शी को याद रखना है, 32 से बख्शी को याद रखना है, उपेंद्र नाथ बख्शी। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो साबरमती गुजरात में, शिमला हिमालय में, पणजी गोवा में, पोर्ट बेयर अंडमान निकोबार में। ठीक है। इसका जो उत्तर है, प्रवाल भित्ति जो होती है वो समुद्र के किनारे होने के कारण अनुसंधान केंद्र की स्थापना पोर्ट ब्लेयर में हुई है। जटायु नेचर पार्क महत्वपूर्ण है। जटायु नेचर जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? जटायु तमिलनाडु में है क्या? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा? जटायु जो है वो है केरल में। कहाँ है? केरल में। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? स्टेट फॉरेस्ट। ठीक है। कौन करता है इसका प्रकाशन? भारतीय वन सर्वेक्षण जो वन सर्वेक्षण FSI है, वो इसका प्रकाशन करता है। ओजोन गैस का रंग होता है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है ओजोन? ठीक है? आप याद रखें, ओजोन जो है, ओजोन से न से नीला, न से नीला रंग आपको क्या रखना है? याद रखना है, नीला रंग। ठीक है ना? हाँ। चलिए नेक्स्ट। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? बहुत मशहूर खिलाड़ी है। अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो अरुंधति से धै से याद रख लो आप, धक्का मुक्की याद रख लो, का मुक्की याद रख लो, तो यानी मुक्केबाज है अरुंधति। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत, कैसा? संस्कार सारस्वत का संबंध किससे है? तो सह की आवृत्ति हो रही है ना, सह संस्कार सारस्वत का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। करंट के प्रश्न है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी मोनिका तोमर, कौन से मोनिका तोमर का संबंध किस खेल से है? तो मोनिका तोमर जो है वो आपको पता है निशानेबाजी है। तोमर क्या है? निशानेबाजी है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्राक्ष खंडेलवाल बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है काफी, ने टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध किस जिले से? बीकानेर? नहीं, बीकानेर से नहीं है। उदयपुर, कोटा इधर भी नहीं है। जबकि इनका संबंध क्या है? भरतपुर से। चर्चित खिलाड़ी
में किस खिलाड़ी का खेल शूटिंग यानी निशानेबाजी है? इनमें से कौन से निशानेबाज नहीं है? क्या पूछा है? निशानेबाज नहीं है। 3 तो निशानेबाज के हैं। विवान कपूर, कपूर पर निशाना बिल्कुल ये तो है। ओम प्रकाश मिठारवाल, मिठारवाल मिठाई पर निशाना बिल्कुल ये भी है। दिव्यांश सिंह पंवार बिल्कुल ये भी है, ये भी निशानेबाजी है, निशानेबाज है, निशानेबाज है। लेकिन हर्ष अग्रवाल नहीं है, हर्ष अग्रवाल नहीं है। तो ये क्या है? ये मुक्केबाज है। क्या है? मुक्केबाज। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक ली? ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक बार 1970 में हुआ था, रणजी में किसी खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाई, और आज 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक लगी है। वो खिलाड़ी कौन सा है? वो खिलाड़ी बड़ा ही मशहूर है, अराफात खान है। अलग ही है, अलग मिजाज का। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया बताओ आप? ब्रुग, एमरस्ट्रम, कोपेन हेगन या ब्रुसेल्स में? ठीक है, तो ये करंट से संबंधित है। ब्रुसेल्स में है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, इस बात की आप ध्यान रखोगे। मार्च 2024 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता? कौन सा? शांतिपूर्ण उद्योग को बढ़ाने के लिए इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा के, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारतीय सेना, ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर होगा राष्ट्रीय कैडेट कोर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? बताओ आप, किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना शर्मा, विवेक भसीन, उमेश दानी, ठीक है, तपन कुमार घाटी। बताओ आपकी। तो इसका जो उत्तर है वो है विवेक भसीन। क्या है? विवेक भसीन। यदि किसी गोले के अर्ध व्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, क्या बढ़ा दिया जाता है? 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या? ठीक है, गति से संबंधित है तो लगाना ही मुनासिब होगा। तो इसका जो प्रश्न है वो है 12.5 मीटर। कर लेना आप। एक बेलन के आधार पर त्रिज्या 3.5 सेमी, 8 सेमी, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका 253 वर्ग सेमी होगा। क्या है? 253 वर्ग सेमी होगा। एक घनाकार टैंक जो 2 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर गहरा, उनमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? दूरी आपके सामने दी हुई है, आप इसको कर सकते। 15,000 लीटर। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? की त्रिज्या कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, 64 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर और 8 मीटर। का जो उत्तर है 8 मीटर। इंग्लिश के चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द मोस्ट एप्ट इंग्लिश वर्जन निर्वासन। निर्वासन का क्या अर्थ? हिंदी में क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा हिंदी वालों को भी फायदा करता है क्योंकि हिंदी में शब्दावली आती है। इस प्रश्न को करना बहुत जरूरी है। निर्वासन का जो अर्थ है वो क्या होता है? वो होता है पनिशमेंट, नहीं बनिशमेंट। क्या होता है? बनिशमेंट है, उसका अर्थ होता है निर्वासन। उसका अर्थ क्या होता है? निर्वासन होता है, पनिशमेंट का। व्हाट इज ऑन प्रोबेशन? प्रोबेशन जो काल होता है उसको कहते हैं कालेड इन हिंदी। हिंदी में क्या बुलाते हैं? प्रोबेशन काल को हिंदी में क्या बुलाते हैं? तो परिवीक्षक अधीन, यानी परिवीक्षक के अधीन जो काल होता है उसको हम प्रोबेशन काल कहते हैं। जो हमारे ऊपर परिवीक्षक होता है उसके अधीन जितना काल 2 वर्ष का रहता है उसको हम परिवीक्षक अधीन काल कहेंगे। व्हाट इज आवरण पत्र? व्हाट इज आवरण पत्र? व्हाट इज आवरण पत्र? कालेड इन इंग्लिश, इसमें क्या बुलाएंगे इसको? आवरण पत्र को इंग्लिश में क्या बुलाएंगे? तो इसको बुलाएंगे हम, क्या बुलाएंगे इसको? कवरिंग लेटर। क्या कहेंगे? आवरण पत्र को हम कवरिंग लेटर कहेंगे। द हिंदी वर्जन ऑफ स्टैंडिंग
कमेटी। कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग, जिसमें स्टैंड है, जो स्टैंड करती है, यानी स्थाई है। स्टैंड का अर्थ क्या है? जो स्थाई है, जो स्थाई है। कमेटी मतलब समिति, जो स्थाई समिति है, ठीक है। जो स्थाई समिति है वो ये काम करेगी। 512 घन मीटर के छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो भुजा क्या होगी? की भुजा क्या होगी, बताओ आप, क्या होगी? 16, इसका उत्तर आपको 8 रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है। 20 सेमी 15 सेमी इंटू 10 सेमी के आधार के घनाभ को अ, एक सेमी भुजा वाले घन में काटना हो तो छोटे घनों की संख्या बताएं, कितनी रहेगी? कितने छोटे घन बनेंगे? कितने छोटे घन बनेंगे? 3000 छोटे घन। तो इसमें निम्न का दिनकर निम्न प्रश्नों को हल करें। 10 सीएम बड़े घन का लाल रंग से रंगने के बाद दो दो सीएम छोटे घनों में काटा जाए तो बताइए काटे छोटे घनों की संख्या कितनी रहेगी? ये बताओ आप। छोटे घन है, कितने काटे जाएंगे? 125। ठीक है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी चार जो है, चार जो फलकें रंग से रंगी हो? ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी चार फलकें रंग से रंगी हो? तो वो है एक। इसका उत्तर क्या रहेगा? एक। 76 प्रश्न आ गए इस बार, ज्यादा आ गए थे प्रश्न, कोई बात नहीं, 1% ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी कुछ आया है। जिसके पास धैर्य है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने धैर्य रखा, पूरे वीडियो को बड़े ही इत्मीनान से देखा, प्रत्येक प्रश्न को समझा, जो 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 प्रश्न हमें आए उनको हमने कर लिया। जो मैथ के थे, रीजनिंग के थे, इंग्लिश के थे, उनको थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया आपके लिए। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करके आप बताएं। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है उसको जल्द लेकर हम आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।